नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सीए विशाल परमार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए विशाल परमार बिजनेस स्कूल में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस में हैं, चाहे आप गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रोवाइड करने वाला है। ये आपको साथ ही बताता है कि आपकी देश की गवर्नमेंट आपके देश को विकास की ओर ले जा रही है। साथ ही ये डॉक्यूमेंट बताता है कि आपकी सरकार आपके द्वारा दिए जा रहे टैक्स का कैसे इस्तेमाल कर रही है। यह दस्तावेज आपको सरकार के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने में मदद करता है। आप सोच रहे हो कि ऐसा बजट में क्या होता है जो कि यहाँ आपकी सरकार के बारे में सब कुछ बताता है। तो बजट में 3 पॉइंट को शामिल किया जाता है: इनकम, एक्सपेंस और लोन। इनकम, जिसमें सरकार ये एस्टिमेट करती है कि अगले साल इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम से कितनी इनकम है जो कि होने वाली है। दूसरा है एक्सपेंस। एक्सपेंस में सरकार यहाँ कैलकुलेट करती है कि वहाँ रोड है या एजुकेशन है, डिफेंस है, पर कितना अमाउंट है जो कि खर्च करने वाली है, और उसका डिटेल में ब्यूरो बजट में दिया जाता है। अब थर्ड पर आता है लोन। जैसा कि आपको पता है, हमारा देश का जो इनकम है वो एक्सपेंस के बराबर नहीं, इस कारण से डिफरेंस अमाउंट का अमाउंट जो है वो लोन के रूप में लिया जाता है किसी भी बैंक, वर्ल्ड बैंक या बॉन्ड के द्वारा। तो उसका लोन का ब्यूरो भी इसमें दिया जाता है कि कितना अमाउंट है जो कि लोन के रूप में सरकार अगले साल लेने का मन बना रही है। इन तीनों के बारे में बजट में डिटेल में बताया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि अगले साल से क्या तात्पर्य है। अगले साल से मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का समय। और हर साल 1 फरवरी को सरकार बजट प्रस्तुत करती है और उसमें डिटेल में बताती है कि अगले साल एस्टिमेटेड इनकम कितने होने वाली है, एक्सपेंस कितने वाला है और कितना अमाउंट है जो कि सरकार लोन के रूप में लेने वाली है। सभी के बारे में डिटेल में बताया जाता है, बट ये सारा अमाउंट एस्टिमेटेड होता है। बजट के एक साथ एक डॉक्यूमेंट और होता है जो सरकार बजट को प्रस्तुत करने से एक दिन पहले प्रस्तुत करती है। मतलब हर 31 जनवरी को सरकार यहाँ डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में प्रस्तुत करती है और यह बताता है कि एक्चुअली सरकार का खर्च कितना हुआ, कितनी इनकम हुई, कितना अमाउंट जो कि सरकार ने लोन के रूप में लिया है। तो ये एक्चुअल अमाउंट पर बेस्ड होता है और बजट जो कि एस्टिमेटेड पर बेस्ड होता है। तो इसको समझना भी उतना ही जरूरी है जितना ये बजट को समझना है, और इसका नाम होता है इकोनॉमिक सर्वे। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब ये जारी हो जाएगा, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट यदि आपको समझना है तो उसके साथ आपको कुछ वर्ड को समझना भी जरूरी है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बार बार अपनी स्पीच में यूज करते हैं। तो यदि बजट को डिटेल में समझना है तो उन वर्ड को समझना जरूरी हो जाता है, जैसा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट। ऐसे कई वर्ड है जिनका यूज फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच में करते हैं, जिनको समझने के बाद ही हम समझ सकते हैं कि हमारे बजट में क्या क्या वेरिएशन किए गए हैं, किस मिनिस्ट्री को कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है और किस इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट का फोकस रहा है। साथ ही यदि आपको बजट को डिटेल में समझना है तो बजट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किए जाते हैं पार्लियामेंट में, जो कि आपको यह समझने में मदद करेगा कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें क्या क्या अजम्पशन लिए गए हैं, किन बेसिस पर इस बजट को बनाया गया है। और इस वीडियो में हम 4 पॉइंट को शामिल करेंगे। पहला, हम समझेंगे कौन से वर्ड हैं जो कि बजट को समझने के लिए जरूरी है। इसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, ऐसे कई वर्ड हैं जिनका ध्यान से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इनका एक्चुअली मतलब होता क्या है। दूसरा होता है बजट की प्रोसेस क्या होती है, कैसे बजट को बनाया जाता है। और थर्ड में हम समझेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि आप बजट के साथ प्रेफर कर सकते हैं बजट को डिटेल में समझने के लिए। जैसा कि आपको पता है, बजट हर 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, बट इस साल 2024 में जो बजट आने वाला है वो होने वाला है इंटरिम। जैसा कि इस साल चुनाव आने वाले हैं, तो इस कारण से करंट गवर्नमेंट केवल इंटरिम बजट प्रस्तुत कर सकती है, और आने वाली अगली जो सरकार बनेगी, नई सरकार जो बनेगी, वह रिमेनिंग पीरियड के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। तो इस साल 2 बार बजट प्रस्तुत होने वाला है पार्लियामेंट में। तो बजट की उन की टर्म्स को समझने के लिए हम कुछ आसान से एग्जाम्पल का यूज करेंगे। और पहले हम 2 पॉइंट को समझेंगे, जिसमें हम की वर्ड को समझेंगे, की पॉइंट्स को समझेंगे, जो वर्ड फाइनेंस मिनिस्टर बार बार यूज करती है उनको समझेंगे, और साथ ही समझेंगे कि बजट की प्रोसेस क्या होती है। और इनके बारे में हम आइए चलते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि आप वहां से क्या समझ सकते हैं। इलाहाबाद में 4 लोगों का परिवार है, जिसमें घनश्याम जी, उनकी वाइफ, उनका बेटा और बेटी है। घनश्याम जी एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, जहां से उनको 30,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। बेटी 12th कक्षा में पढ़ाई कर रही है, जिसकी हर साल की जो फीस है वो लगभग 50,000 रुपए के समथिंग है।
उनके घर का खर्च भी है, जिसमें रेंट हो गया, घर का अन्य खर्च लगभग 2 लाख के समथिंग उनका हाउस का खर्च जो कि हो जाता है। बेटे की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और उसे भी 15 लाख की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। घनश्याम जी के पास 1 एकड़ जमीन है गांव पर, जिसको वो बेचना चाहते हैं 10 लाख रुपए में, ताकि वो उस अमाउंट का यूज अपने बच्चे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज कर सकें। तो ये हमारा मोटा मोटा एग्जाम्पल है। अब इसको हम समझेंगे, साथ ही जानेंगे यहाँ से बजट में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो कौन से वर्ड हैं। तो पहले देख लें कि घनश्याम जी की कौन कौन सी इनकम हो रही है। तो जैसा कि आपको पता है वो अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, तो 30,000 पर मंथ के हिसाब से लगभग 3,60,000 के समथिंग उनके साल भर की सैलरी से इनकम हो रही है। दूसरा, यदि वो जमीन को बेचते हैं तो वहां से उनको 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो लगभग 13,60,000 रुपए उनके पास है, जो कि वो अपने एक्सपेंस पर खर्च कर सकते हैं। दूसरा, यदि हम घर के खर्चों को देखें तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो भी खर्च हो रहे हैं इन पे ये लगभग 2 लाख के समथिंग है। दूसरा देखें हम तो बिजनेस सेटअप करने के लिए बच्चे को 15 लाख की जरूरत है, तो लगभग 17 लाख उनका एक्सपेंस होने वाला है। और उनकी जो इनकम है वो है मात्र 13,60,000। तो मतलब मोटा मोटी यदि हम बात करें तो 3,40,000 के समथिंग उन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है, जो कि वो लोन से के द्वारा पूरी करने वाले हैं। तो जैसा हमने कहा था कि इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे बजट के उन वर्ड्स को जो कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट को प्रस्तुत करते समय बार बार यूज करती है। तो हम 3 की टर्म को समझेंगे: रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस और फिस्कल डेफिसिट। फाइनेंस मिनिस्टर हर मिनिस्ट्री, चाहे वो एजुकेशन हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, होम हो, को जो भी फंड अलोकेट किया जाता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है: रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। तो समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, साथ ही जानिए कौन सा एग्जाम्पल एक्सपेंस जो कि देश के विकास में सहयोग करता है। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस इनकम में एक ही डिफरेंस है, जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है वो हर साल होता है। कैपिटल एक्सपेंस या इनकम है वो केवल साल में एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। मतलब एक बार यदि लैंड को बेचा तो उससे जो इनकम हुई वो केवल एक बार हुई। तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसी के इनकम और एक्सपेंस को चेक करते हैं, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंस है। सबसे पहले आय की बात करें, घनश्याम जी की जो इनकम, जो सैलरी से वो कमा रहे हैं वो हर साल होती रहेगी जब तक कि वो जॉब करते हैं, तो इस कारण से इसे रेवेन्यू इनकम कहा जाएगा। दूसरा, जो उन्हें जमीन को सेल करने के बाद मिल रहा है वो केवल एक बार ही मिलने वाली इनकम है, इस कारण से इसे कैपिटल इनकम कहा जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसको हम सेम बजट से कंपेयर करें तो देखिए, जो भी अमाउंट आपको इनकम टैक्स, जीएसटी के द्वारा जो सरकार को अमाउंट रिसिप्ट होता है वो हर साल मिलने वाली इनकम है, हर महीने मिलने वाली इनकम है। तो इसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। मतलब हर बार जो मिलता है रेकरिंग बेसिस पर उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। और जैसा कि हमने देखा था एलआईसी में सरकार ने लगभग 3.5% अपने शेयर की भागीदारी सेल की थी आईपीओ के दौरान 21,000 करोड़ में। तो 21,000 करोड़ जो अमाउंट मिला है वो कैपिटल रिसिप्ट है, मतलब ये बार बार सरकार को नहीं मिलता है। तो इस एग्जांपल से हमने समझा कि रेवेन्यू रिसिप्ट वहां है जो कि हमें बार बार मिलती है और कैपिटल रिसिप्ट जो कि केवल एक बार। अब दूसरा, हम आगे बात करें कि जो रेंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 लाख रुपए का पेमेंट किया जा रहा है वो हर साल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस साल पेमेंट हो गया तो अगले साल नहीं होने वाला है। तो हर साल जो पेमेंट होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है। इससे कुछ नहीं होता, बस आपकी जो भी दिनचर्या है वो चलती रहती है। उसी प्रकार जो सरकार द्वारा रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए बजट में अमाउंट अलोकेट किया जाता है उसका मतलब रहता है कि जैसे डिफेंस में अलोकेट किया गया है तो वहां पर सैलरी देना है, पेंशन देना है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। इनसे कुछ एडिशनल गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। बाकी यदि हम देखें, यदि उन्होंने जो एग्जांपल में देखा 15 लाख रुपए बिजनेस सेटअप करने के लिए एक्सपेंस किए, तो 15 लाख आज सेटअप करने के लिए एक्सपेंस जरूर हुआ है, पर आने वाले भविष्य में वहां से भी उनको इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है तो इससे हमेशा देश को फायदा होता है। और आपने करंट बजट में भी देखा था कि सरकार ने 45 लाख करोड़ के बजट में से लगभग 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किए थे, जो कि भारत देश की प्रगति के लिए जरूरी है। तो इसी कारण से जब भी बजट देखा जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंस के बारे में डिटेल में देखा जाता है और सबसे ज्यादा फोकस रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। जिस इंडस्ट्री में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, अमाउंट गवर्नमेंट ज्यादा अलोकेट करती है, उसकी प्रगति भी ज्यादा होती है। अब लास्ट में देख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 3,40,000 घनश्याम जी
बैंक से लोन लेने वाले हैं, क्योंकि उनका जो इनकम है वो एक्सपेंसेस ज़्यादा है। वैसे ही जब हम इंडिया का बजट देखते हैं तो वहाँ पर जो इनकम है वो एक्सपेंस से कम होती है। इस कारण से गवर्नमेंट जो है वो बैंक से लोन लेती है या बॉन्ड जारी करती है और उसी डिफरेंस को पूरा करती है। तो इस जो डिफरेंस वाला अमाउंट होता है इसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। फिस्कल डेफिसिट यदि हम 2023-24 के बजट को देखें तो वहाँ लगभग 45 लाख करोड़ था, जो कि गवर्नमेंट को टोटल एक्सपेंस होने वाला था, और टोटल जो इनकम थी गवर्नमेंट की वो लगभग 28 लाख करोड़ थी। तो यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट अनुमानित था वहां था लगभग 16 से 17 लाख करोड़, मतलब जीडीपी का लगभग 5.9%। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। इन सभी के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं, जिसमें हम समझने वाले हैं बजट बनाने की प्रोसेस क्या होती है। बजट बनाने की प्रोसेस ही घर के समान ही होती है, बट इसमें हम समझेंगे कि बजट कैसे बनाया जाता है। बजट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है फाइनेंस मिनिस्टर के सर्कुलर से। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर जारी करता है जिसमें सभी मिनिस्ट्री, जिसमें डिफेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सभी से उनके द्वारा अगले साल जो भी खर्च किए जाने वाले हैं उनकी अनुमानित राशि के बारे में पूछा जाता है। एक रिपोर्ट जो कि सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट करते हैं, जिसमें वो डिटेल में बताते हैं कि उनके करंट में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उन पर कितना अनुमानित खर्चा है जो कि वो इस साल करने वाले हैं। साथ ही यदि वो कुछ अमाउंट अगले साल स्पेंड करने वाले हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, तो उसके बारे में भी वो उसमें डिटेल में बताते हैं और अनुमानित राशि जो कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास सबमिट करते हैं। जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अपना अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट सबमिट कर देते हैं, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग लोगों से पूछते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गए, फार्मर यूनियन हो गए, उनसे उनकी राय पूछते हैं कि उन्हें क्या क्या है जो कि बजट में शामिल करना चाहिए। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट आने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री एनालिसिस करती है कि कौन से मिनिस्ट्री है जहां पर उनको ज्यादा फंड करने अलोकेट करने की जरूरत है, ताकि उसे बूस्ट किया जा सके। और ये होता है गवर्नमेंट के विजन और मिशन के अकॉर्डिंग। कौन सी इंडस्ट्री है जिसको गवर्नमेंट को इस साल आगे बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग ये फंड अलोकेट किया जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ सारा काम फाइनेंस मिनिस्ट्री करती तो है, बट इसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट होता है, डिफेंस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और उसका भी एक डिवीजन होता है जिसका नाम है बजट डिवीजन, जो कि बजट से रिलेटेड सारा काम करता है। यहाँ फंड अलोकेशन फाइनल होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक साथ बैठते हैं, फाइनेंस बिल को डिस्कस किया जाता है। उसमें यदि कुछ अमेंडमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो अमेंडमेंट किए जाते हैं, और उसके बाद उस बजट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। जब फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है और वहां पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो उसको फाइनेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सरकार को जो आय होती है इनकम टैक्स, जीएसटी के द्वारा, वहां बिना बजट को प्रस्तुत किए यूज कर सकती है या नहीं? तो जी नहीं। आर्टिकल 266 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सरकार जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसका यूज तभी कर सकती है जब उसे पार्लियामेंट में पास या अप्रूव कर दिया जाए। इसी कारण से बजट को आपने देखा होगा, जब पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है और जब वहाँ अप्रूव हो जाता है, उसी के बाद गवर्नमेंट वहां से फंड विड्रॉ कर सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि कौन सी टर्म है जो कि गवर्नमेंट यूज करती है और कैसे आप उनको आसानी से बजट को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।